ये है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, हिंदुस्तान के दिल की सुनो। नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। आज हमारे खास कार्यक्रम नजरिया में हमारे साथ हैं असगर वजाहत साहब। साहित्यकार भी हैं, नाटककार भी हैं, उपन्यासकार भी हैं। शायद ही कोई विधा हो जो इनसे छूटी हो। तो आज हम इनका नजरिया जानेंगे। सबसे पहले एक साहित्यकार होने के नाते अभी जो विवाद चल रहा है, असहिष्णुता के मुद्दे पर साहित्यकारों ने पुरस्कार वापसी की, उसको लेकर दो खेमा हो गया है। एक का कहना है कि पुरस्कार वापसी प्रतिरोध का एक तरीका है, एक का कहना है कि ये तरीके और भी हो सकते हैं। आपका क्या नजरिया है इस मुद्दे पर? देखिए, प्रतिरोध के तरीके कोई किसी को बताए और ये कहे कि इस प्रकार से प्रतिरोध करो, ये बात डेमोक्रेटिक नहीं है। लोकतंत्र में मैं आपसे ये नहीं कह सकता कि इस तरीके से विरोध करो, इससे न करो। अगर आपका तरीका लोकतांत्रिक है, डेमोक्रेटिक तरीका है, तो आपको पूरा अधिकार है कि आप विरोध दर्ज करें। हम आपसे ये नहीं कह सकते हैं कि इस प्रकार से विरोध दर्ज मत करो, जैसे हम कह रहे हैं वैसे विरोध दर्ज करो। तो जिन्होंने विरोध दर्ज किया है उन्होंने अपने डेमोक्रेटिक राइट का इस्तेमाल किया है और उनको पूरा अधिकार है। जो उसका विरोध कर रहे हैं उनको भी अधिकार है कि वो विरोध करें, क्योंकि वो भी उनका डेमोक्रेटिक राइट है। नहीं, जिस तरह से कहा गया कि ये सरकार को वापस कर रहे हैं या सरकार को चुनौती दे रहे हैं, लेकिन एक तरफ तो कहा जा रहा है कि संगीत साहित्य अकादमी जो मतलब उस पर किसी का दबाव या दखलंदाजी सरकार की नहीं है, तो पुरस्कार तो वो उसको वापस कर रहे हैं। इसमें सरकार को क्यों परेशानी थी? ये तो उनका अपना सोचना है कि उन्होंने समझा कि हमारे ऊपर हमला है। कोई उनके ऊपर हमला नहीं है। ये लेखकों को ये लगा कि समाज में असहिष्णुता बढ़ रही है, तो इसके बारे में प्रधानमंत्री को और दूसरे लोगों को ये स्पष्टीकरण देना कि आपने हमारा विरोध किया। विरोध क्यों किया है? उनसे बात करने की ज़रूरत थी, उनसे डायलॉग बनाने की ज़रूरत थी, उनसे संवाद करने की ज़रूरत थी, बजाय इसके कि आप उसको पूरा राजनीतिक रंग दे देते और ये कहते कि ये तो जी हमारा सरकार का विरोध है। ऐसा कुछ नहीं है। तो उन्होंने इस बात को गलत रूप में लिया। जहां तक पुरस्कार वापस करने का सवाल है, किसी भी आदमी को अधिकार है कि पुरस्कार उसको वापस करे। और ये भी मैं नहीं कहता हूं कि पुरस्कार वापस करना ही प्रतिरोध का एक अकेला तरीका है। प्रतिरोध के 10 और तरीके हो सकते हैं। जब लोग अवार्ड वापस कर रहे थे तो उस समय मैंने अवार्ड लिया, और वो इसीलिए लिया कि मैं ये मानता हूं कि अवार्ड से और प्रतिरोध से कोई सीधा संबंध नहीं है। हम लोग जीवन भर जिन शक्तियों के और जिन स्थितियों के खिलाफ लिखते रहे, उनके ऊपर लिखते रहेंगे। वही हमारा विरोध है, वही हमारा विरोध है, और वही विरोध हमारा पक्का है। उसी के ऊपर हम जमे रहेंगे। वही दरअसल लोगों को आंदोलित करेगा, वही लोगों को आकर्षित करेगा हमारी बात की ओर। नहीं, तो एक लेखक के नजरिए से अगर आप देखें, चाहे वो आमिर का बयान हो, शाहरुख का बयान हो या रहमान का हो, क्या सचमुच असहिष्णुता बढ़ी है कुछ ऐसे समाज में? मैं तो ये कहता हूं कि जब जब बीजेपी की सरकार सत्ता में आती है तब तब असहिष्णुता बढ़ती है। आप वाजपेयी जी की सरकार सत्ता में आई थी तो जो क्रिश्चियन मिशनरी और उसके 2 बच्चों की जलाकर हत्या कर दी गई थी उड़ीसा में, ग्राहम स्टेन्स। हाँ, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जब भी इनकी सरकार आती है, ताकत आती है, पावर आती है, तो बहुत से ऐसे इश्यूज जो पुराने इशू हैं, जैसे गोरक्षा का इशू है, गो हत्या के ऊपर बंद का इशू है, घर वापसी का इशू है, सांप्रदायिकता के इशूज हैं, राम मंदिर का इशू है, ये अचानक सामने आने लगते हैं। ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? इससे पहले ये क्यों दबे होते हैं ये सब इश्यूज? इसका मतलब ये होता है कि शायद वे शक्तियां
कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो इनके पावर में आने के बाद अपने आप को बहुत सशक्त महसूस करती हैं और वो पूरी तरह सक्रिय हो जाती हैं। तो इनका काम यह है कि ये देश में लॉ ऑर्डर बनाए रखने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए उन शक्तियों पर अंकुश लगाएं, उन शक्तियों को रोकें, उनसे कहें कि हमारे सत्ता में आने का ये मतलब नहीं है कि आपको खुली छूट मिल गई है, जो चाहें आप करें। ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी हाल ही में दादरी में एक दर्दनाक हादसा हुआ और उसी के आसपास एक किताब आपकी आई, सबसे सस्ता गोश्त। ये भ्रम पैदा होता है कि ये किताब उससे जुड़ी हो, लेकिन क्या ऐसा कोई वाकया भी था जो आपने उसमें दर्ज किया है? देखिए, वो किताब तो रीप्रिंट है, वो इससे पहले छप चुकी थी, बहुत पहले छपी थी। लेकिन निश्चित रूप से हमारे देश में इस प्रकार का माहौल तो लंबे अरसे से बनता रहा है, जहां हम ये देखते हैं कि आदमी सबसे सस्ता है। आदमी की हत्या या आदमी के का उत्पीड़न जो है उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, लेकिन अगर जानवर का उत्पीड़न होता है, उसकी हत्या होती है, तो उसके ऊपर बहुत बड़ी प्रतिक्रियाएं होती हैं। तो एक माने में ये नाटक जो है वो इससे कोई सीधे संबंधित नहीं है। बीजेपी या आरएसएस और उनसे जुड़ी हुई तमाम जो संस्थाएं हैं, उनका कहना है कि कांग्रेस या पूर्ववर्ती सरकारों ने मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति अपनाई थी, तो अब जो उभार है हिंदुत्व का, वो उसकी प्रतिक्रिया मात्र है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? देखिए, कांग्रेस ने तो तुष्टीकरण दोनों का ही किया है, हिंदुओं का भी तुष्टीकरण किया है और मुसलमानों का भी किया है। बाबरी मस्जिद का ताला खुलवा देना हिंदुओं का तुष्टीकरण था और शाहबानो केस जो है वो मुसलमानों का तुष्टीकरण था। तो कांग्रेस की तुष्टीकरण नीति ही के कारण देश की आज ये दुर्दशा है। अगर कांग्रेस ने ये तुष्टीकरण की नीतियां न अपनाई होती दोनों के प्रति, तब शायद ऐसी स्थिति न पैदा होती। तो तुष्टीकरण केवल मुसलमानों के नहीं हुआ है, हिंदुओं का भी तुष्टीकरण हुआ है। आप देखेंगे कि कांग्रेस की में बहुत तेजी से लाइन जो है शिफ्ट हुई है बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद। उन्होंने कट्टरपंथी हिंदू ताकतों के साथ गठजोड़ या हाथ मिलाने की तो बात नहीं, लेकिन उनके प्रति नरमी दिखाई देती है, उनके प्रति नरमी दिखाई देती है जो पहले नहीं थी कांग्रेस में। तो कांग्रेस ने भी इन शक्तियों से, यानी दोनों प्रकार की जो सांप्रदायिक शक्तियां हैं, कांग्रेस ने उनसे फायदा उठाया, लाभ उठाया, उठाने की कोशिश की है और देश के अंदर भयानक संकट पैदा किया है। चलिए, अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं और वजाहत साहब से ये बातचीत का सिलसिला जारी रखते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारे साथ वजाहत साहब हैं और हम जान रहे हैं इनका नजरिया। वजाहत साहब, अभी भोपाल में विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ और वहां विवाद का जो मुद्दा था उसमें साहित्यकारों को कम आमंत्रित किया गया। कहा गया कि ये भाषा से संबंधित है, साहित्यकारों को हम इसलिए बड़े साहित्यकारों को आमंत्रित नहीं कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि क्या साहित्य और भाषा को अलग किया जा सकता है? देखिए, साहित्यकारों को अलग करने का कारण ये नहीं था कि वो भाषा पर था। भाषा और साहित्य को अलगाव हो ही नहीं सकता है। भाषा और साहित्य जो है वो एक दूसरे से अलग हो नहीं सकते। दरअसल साहित्यकारों को अलग इसलिए किया गया कि हिंदी के अधिकतर साहित्यकार जो सांप्रदायिक सोच है, जो कट्टर धर्मांधता है, जो अंधविश्वास हैं, उनके खिलाफ हैं। हिंदी के साहित्यकार अधिकतर प्रगतिशील सोच के लोग हैं, जनवादी सोच के लोग हैं, सेकुलर डेमोक्रेटिक सोच के लोग हैं, जो सोच बीजेपी को बहुत बड़ी हद तक सूट नहीं करती है, उनको अच्छी नहीं लगती है वो सोच।
तो अगर उन साहित्यकारों को बुलाते तो निश्चित रूप से वो अपनी सोच के अनुसार बात करते। तो उनको अलग रखने के लिए ये कहा गया कि केवल भाषा का सम्मेलन है, साहित्य का नहीं है। और ये सम्मेलन जो है, जिसके बारे में निष्पक्ष लोगों का ये कहना है कि सबसे घटिया अगर कोई विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ है तो वो ये है। मध्य प्रदेश बीजेपी और खासकर बीजेपी अपनी पीठ थपथपा रही कि हमने सबसे भव्य आयोजन किया और सफलतम आयोजनों में से एक उसको मान रहे हैं। उनको मानना चाहिए क्योंकि उन्होंने किया था। अपने माल को बुरा कौन कहता है, लेकिन ये तो दूसरे ही लोग बताते हैं कि माल अच्छा है या बुरा है। सर, साफ सफाई स्वच्छता अभियान प्रधानमंत्री ने शुरुआत की, लेकिन इसी बीच रिसर्च के दौरान मैंने एक शायद निबंध संग्रह है आपका, सफाई गंदा काम है। तो इन दोनों, ये सफाई गंदा काम है, ये शीर्षक क्यों? देखिए, हमारे यहाँ सफाई कौन करता है? परंपरागत सफाई हमारे यहाँ कौन करता है? दलित करते हैं। क्या दलित को हमारा समाज अच्छा मानता है? क्या दलित की हमारे समाज में वैल्यू है, कोई उनका मूल्य है, कोई उनका सामाजिक स्थान है? हम उसे पास बिठाना नहीं पसंद करते हैं दलित। क्यों? कि हम ये मानते हैं वो गंदा काम कर रहा है। हम ये मानते हैं कि वो गंदा काम करता है, इसलिए हम उसको अपने पास नहीं बिठाते। तो ये हमारी मानसिकता है कि हम सफाई करने वालों को ये समझते हैं कि वो गंदे काम कर रहे हैं। तो जब हमारी यही मानसिकता है तो हम सफाई के प्रति हमारी मानसिकता क्या होगी कि हम क्यों करें, ये तो गंदा काम है, ये तो वो लोग करेंगे आके जो गंदे लोग हैं, है ना। तो पूरा इस शीर्षक का मतलब ये है कि आपको सफाई के प्रति अपना नजरिया, सफाई करने वालों के प्रति अपना नजरिया बदलना पड़ेगा। आपको ये सोचना पड़ेगा कि गंदा काम नहीं है। जब तक आप ये नजरिया नहीं बदलेंगे तब तक ऐसा नहीं हो सकता है कि सफाई के प्रति आप जागरूक हों। दूसरे देशों में आप देखेंगे, यूरोप के देश हैं या और देश हैं, कि सफाई करने वाले के प्रति कोई उनके मन में घृणा का भाव, ऐसा भाव नहीं है कि वो तुच्छ है, छोटा है, वो हमारे बराबर नहीं है और वो गंदा काम कर रहा है, ये नहीं। हमारे देश में ये है। तो इसलिए सफाई सीधा जुड़ा हुआ है समाज व्यवस्था। समाज व्यवस्था सीधे जुड़ी हुई है वर्ण व्यवस्था। तो जब तक ये वर्ण व्यवस्था के प्रति आपका नजरिया बदलेगा नहीं, तब तक सफाई को आप अच्छा काम और सफाई करने वालों को अच्छा कैसे कह पाएंगे? कोई और सफाई कर दे तो बहुत अच्छा है, हम ना करें। ये धारणा जो है, इस धारणा से सफाई अभियान नहीं चल सकता। सफाई अभियान चलेगा अगर हम इस धारणा को बदलेंगे। जैसे कि अभी हमारे शायद राष्ट्रपति ने कहा है कि दिमाग को बदलने की ज़रूरत ज़्यादा है बनिस्बत बाहर सफाई करने की। दिमाग साफ करो। तो ये इसलिए शीर्षक। बिल्कुल। और इसी वर्ण व्यवस्था से जुड़ा हुआ है आरक्षण का मुद्दा। इस पर आपकी राय बिल्कुल अलग है। क्या कहना चाहेंगे आरक्षण? क्योंकि ये आरक्षण का ही मुद्दा था जिसको रिव्यू करने की बात कही गई थी। डीएनए का मुद्दा था जिसमें बिहार में महंगाई, डीएनए और आरक्षण का रिव्यू, इस पे बीजेपी को बहुत बड़ा सेटबैक लगा था। वो माने या ना माने, लेकिन आरक्षण पर आपकी क्या राय है? देखिए, आरक्षण क्यों है सवाल है। समाज में वो लोग जो किन्हीं कारणों से पिछड़ जाते हैं, किन्हीं कारणों से आगे नहीं आ पाते हैं, हमारे समाज में ये विदित है, जाहिर है। हजारों साल से दलित हमारे समाज में पिछड़े हुए हैं। उनका शोषण होता है, हुआ है, लगातार हुआ है। वो इतनी पुराना इतिहास है कि वो इतने पीछे चले गए हैं कि अब वो हमारे बराबर नहीं है, है ना। उन्हें एक सभ्य समाज कोशिश करता है सम्मान देने की, शिक्षा देने की, बराबर लाने की। वो जानता है कि समाज का विकास उस समय तक नहीं हो सकता जब तक लोगों का विकास ना हो, पूरे समाज का विकास ना हो। ऐसा नहीं हो सकता कि एक तबका आपका बहुत ही नीचा रहे और एक तबका आपका बड़ा विकास कर ले, है ना। इसलिए संविधान में आरक्षण लागू किया गया। अब सवाल ये कि वो आरक्षण
कैसा है, किस रूप में है, कितना इफेक्टिव है या नहीं है, इसके ऊपर चर्चा होनी थी, जो चर्चा नहीं की गई, है ना। हमारे राजनेताओं ने अवॉइड किया इसको, क्योंकि फिर ये चुनाव का मुद्दा बन जाता है ना। तो उन्होंने सोचा कि चुनाव का मुद्दा तो ये है, तो इससे फायदा उठाते रहो। अगर इसके ऊपर तुमने कोई स्टडी करने की कोशिश की, तुमने इसको और बेहतर बनाने की कोशिश की कि भाई आरक्षण एक परिवार में एक बार, हाँ, तो लोग बिगड़ जाएंगे, इसलिए जैसे चल रहा है उसका चलने दो। लेकिन आरक्षण को खत्म करने का मतलब क्या होगा? आरक्षण खत्म के हम अपनी सामाजिक जिम्मेदारी पूरी नहीं करना चाहते। अगर आरक्षण खत्म करना है आपको, तो आप जाति खत्म कर दो। जाति के कारण आरक्षण है, जातिवाद के कारण आरक्षण है ना, जो मूल है उसका। जातिवाद आप खत्म करने के लिए तैयार नहीं है, कहते नहीं ये कैसे कर देंगे, ये तो हजारों साल पुरानी हमारी वो है, हजारों साल पुराना उनका शोषण है, उसको तो आप देख नहीं रहे हो। हजारों साल पुरानी आपकी जाति है, वो आपके लिए बड़ी प्यारी है ना। तो ये सवाल इस रूप में देखा जाना चाहिए। आरक्षण पर बात हो, जरूर बात हो, दलित समुदायों को भी लेकर बात हो और उनसे ये पूछा जाए और कहा जाए कि देखिए आरक्षण का जितना लाभ आपको होना चाहिए था उतना हुआ नहीं। हम ये चाहते हैं कि ये और टारगेटेड हो, इसका लाभ आपके समाज को और अधिक पहुंचे, उसके लिए विचार करें, उसके लिए सोचें। मान लीजिए कि एक आईएएस ऑफिसर जो है, दलित आईएएस ऑफिसर हो गया, फिर उसके परिवार को सपोर्ट की क्या जरूरत, क्योंकि फिर लगभग वो उसी के बराबर आ गया जो आप समाज में उसको लाना चाहते थे, है ना। जो नहीं आया है उसको कैसे लाया जाए, है ना। तो आरक्षण पर बात जरूर होना चाहिए, लेकिन ये दृष्टिकोण कि आरक्षण खत्म कर दिया जाए, ये एक बहुत ही एक समझिए अमानवीय बात है, ये इनह्यूमन हो जाएगा। बीजेपी सरकार के आने का जो मकसद था, पिछली सरकार से ऊबना, उसका भ्रष्टाचार से मुक्ति पाने की जो बात थी, आने के बाद से दूसरा साल होने जा रहा है। सरकार किस दिशा में जा रही, क्या लगता है कि सरकार ने जो कहा था उस दिशा में है, और जो जिन जिन मुद्दों पर वो बोलकर वोट लेकर आई है उस दिशा में आगे बढ़ रही है? देखिए, विकास का मुद्दा था सबसे बड़ा। मोदी जी को हिंदुत्व के नहीं विकास के लिए वोट मिला है ना। विकास के मुद्दे का क्या, इन्होंने पहले बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य बजट कम कर दिया। 15% इन्होंने जो है वो शिक्षा पे किया, 16% स्वास्थ्य पे कर दिया। कौन सा ऐसा दुनिया में विकास का पैमाना है जो शिक्षा और स्वास्थ्य को महत्व नहीं देता? संसार के बड़े से बड़े देश में, अमेरिका में या यूके में या कहीं भी, स्वास्थ्य और शिक्षा जो है ये विकास के दो बहुत बड़े पैमाने माने जाते हैं। उसके लिए बजट कम कर दिया इन्होंने। सेना के लिए बजट बढ़ा दिया, है ना। जो डिफेंस है, जो रक्षा बजट है, वो इन्होंने बढ़ा दिया। रक्षा बजट बढ़ाना, स्वास्थ्य का और शिक्षा का बजट कम करना, ये क्या दिखाता है कि इनका क्या नजरिया है? दूसरी ओर विकास का मतलब क्या है? विकास की क्या परिभाषा है? विकास की क्या ये परिभाषा है कि खरबपतियों की संख्या आपके देश में बढ़ती चली जाए? क्या विकास की ये परिभाषा है कि आपके देश में हजारों लाखों फैक्ट्रियां बनती चली जाएं? क्या विकास की ये परिभाषा है कि आपके देश में बहुत बड़ा धन आता रहे, वो जो एफडीआई के माध्यम से? क्या है विकास? किसी ने, मोदी जी ने कभी बैठ के कहा है सबका विकास? सबका विकास का जो नारा था उनका, तो वो क्या हुआ है? सबके विकास के सिलसिले में क्या किया गया है? सबका विकास तो दिखाई नहीं देता, ना उसके लिए कोई योजना, ना उसके लिए कोई काम है किया जा रहा है। अगर विकास केवल वो विकास है जिसमें ऑलरेडी
जो विकसित लोग हैं उन्हीं का और विकास हो रहा है फर्दर, तो इसको विकास नहीं माना जाएगा। ये तो विनाश है, ये तो विनाश है। देश में अनस्किल्ड जो लेबर है उसकी स्थिति क्या है, उसका जीवन क्या है, उसके बारे में क्या योजना है, उसके बारे में मोदी जी से अच्छी तो मुंबई में शिवसेना की योजनाएं हैं, जो वो झुग्गी झोपड़ियों की जगह पर बिल्डिंगें बनवा देते हैं और झुग्गी झोपड़ी वालों को उसमें रहने की जगह देते हैं, जहां बाथरूम की इसकी उसकी सारी सुविधा होती। तो इनको चाहिए था कि राष्ट्रीय स्तर पर ये उन लोगों के लिए जो लोग जो हैं गरीब हैं, असहाय हैं, जो उनको रोजगार, उनको शिक्षा, उनका स्वास्थ्य, उसके लिए बड़ी योजनाएं चलाने की जरूरत थी। तब ये पता चलता है कि हाँ, ये जो विकास का इन्होंने वादा किया था उसको पूरा कर रहे हैं। असमानता देश में बहुत बढ़ गई है, भयानक असमानता है। जितनी गरीबी मैंने भारत में देखी है, दुनिया के किसी कोने में उतनी गरीबी नहीं है। विश्वास करें आप, किसी कोने में नहीं है। मैं तो ये भी कहता हूं कि पाकिस्तान में भी नहीं है, जबकि मेरी इस बात पे लोग बहुत बिगड़ते हैं, नाराज होते हैं, जी आप कैसे कह रहे हो कि पाकिस्तान। लेकिन वो मैंने आंखों से देखा है। जिस तरह के सड़क के किनारे मरते हुए लोग आपको इस देश में दिखाई देते हैं, संसार में शायद कहीं नहीं दिखाई देते। इतनी बड़ी असमानता आपके देश में, और आप बात कर रहे हो विकास की। कैसा विकास है? तो हमारे साथ थे असगर वजाहत साहब और हमने इनका जाना नजरिया। बहुत ही बेबाक राय दी इन्होंने, टिप्पणी की। लेकिन हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और शख्सियत के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।